नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आज बिहार की बात में हम बात करेंगे पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह मिले, उसके साथ ही अमित शाह से भी पवन सिंह मिले। ये लंबे समय से इस चीज का इंतजार था पवन सिंह के समर्थकों को भी और बीजेपी के समर्थकों को भी, जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसके साथ ही जो इस बात की चर्चा थी कि शाहाबाद क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए पूरा अलायंस जो है वो कमजोर है और उसको किस तरीके से मजबूत करने के लिए प्लानिंग चल रही है, उसमें ये एक बड़ी सफलता है जो बीजेपी ने दिखाया है कि फिलहाल पवन सिंह अब उनके साथ हैं। इस चीज की पुष्टि हुई है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से आरके सिंह पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उसी क्षेत्र में आरा में किस तरीके से राजपूत समाज अलग हो सकता है बीजेपी से। पवन सिंह उसी चीज को बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं एनडीए में। इन चीजों का कितना असर होगा, और शाहाबाद क्षेत्र जिसमें बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव जब देखें तो उसमें भी काराकाट सीट हारा इन्होंने, आरा सीट वो हारे और बक्सर सीट हारे। वो पूरा एरिया में किस तरीके से इनको नुकसान हुआ, इन सब चीजों की भरपाई के लिए क्या ये नेता जो आ रहे हैं इनकी वापसी कितनी काम की है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम सुनेंगे बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े को, उन्होंने क्या कहा पवन सिंह के मुलाकात पर। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो तावड़े बोल रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी में ही थे और वो साथ में है। अब समस्या क्या है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चर्चा थी ये बात कि पवन सिंह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, उन्होंने चुनाव लड़ा जिस चुनाव की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। उपेंद्र कुशवाहा की सीट की जो आंच है उसका असर, काराकट का असर आरा पे भी पड़ा और उधर भी चुनाव में आरके सिंह की हार हुई। आरके सिंह इतने नाराज कि आरके सिंह ने हाल फिलहाल में ये तक कह दिया कि बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है उन लोगों ने सही से चुनाव में साथ नहीं दिया है। इसके साथ ही आरके सिंह ने यह तक कह दिया था कि राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व बीजेपी में नहीं मिलता है, बीजेपी के मंचों पर राजपूत समाज के नेता नहीं दिखते हैं। इस बात की भी चर्चा तेजी से चली कि हो सकता है आरके सिंह नई पार्टी बनाए, या ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाए, जनसुराज में जाए। अगर वो उधर जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस पूरे क्षेत्र में राजपूत समाज जहां पे भी उनकी पकड़ है उधर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। लेकिन पवन सिंह बड़ा नाम है, पवन सिंह राजपूत समाज में एक बड़ा नाम जो साफ साफ दिखा भी कि अपने दम पर, किसी पार्टी का वोट नहीं, अपने दम पर लगभग 2 लाख वोट उन्होंने हासिल किया, 2 लाख से अधिक वोट हासिल किया। तो पवन सिंह का जाना और आरके सिंह की नाराजगी, इन सब चीजों का क्या है असर और शाहाबाद का की पॉलिटिक्स क्या है, इन सब चीज को समझने के लिए आज के हम जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो आज के हमारे शो में जो मेहमान हैं अब वो हैं विनय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरजू खान जी हैं, प्रवक्ता हैं राजद से, बीजेपी से जो प्रवक्ता हैं वो राहुल आनंद जी हैं और नितिन भारती जी हैं जो खुद उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हैं, आरएलएम से हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं नितिन भारती जी के पास चलूंगा, उसके बाद फिर बारी से मैं आऊंगा सबके पास। नितिन जी, ये मुलाकात जो हुई है इससे आप लोगों के अंदर जाहिर सी बात है उत्साह तो होगा, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ठीक है अब मामला सेटल्ड हो गया है। कुछ जगहों पे ये चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा, कल तक ये चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं पवन सिंह। अब ये क्लियर नहीं है कि वो किधर हैं। क्या कुछ चर्चा चल रहा है आपकी पार्टी में? क्या आप लोग बीजेपी से ही उनको चुनाव लड़ाने वाले हैं, उधर से ही सेटल करेंगे, टिकट देंगे? आवाज म्यूट है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत स्पष्ट रूप से तावरे जी ने कहा है कि पवन सिंह किस दल के कार्यकर्ता है। तो इस पर अब कोई जो कल जिस तरह की बातें चल रही थी उस पर तो पूर्ण विराम ऐसे ही लग गया। और दूसरी बात जो आपने कही कि इनकी आज की जो ये मुलाकात है जो आज चर्चा का विषय है, तो यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात है और इस मुलाकात का मायने क्या है इसको समझने के लिए निश्चित रूप से
पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी काराकाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, उस परिस्थिति के साथ इसका असेसमेंट करने की जरूरत है। और देखिए, जो एक रेस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल है, जो एक रेस्पॉन्सिबल राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसकी यह जिम्मेवारी है कि समाज में किसी तरह का बिखराव या टकराव हो तो उसको कैसे कम किया जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है। देखिए, हम इस ऐसे दुर्भाग्य के साथ इस प्रदेश में हैं जिसमें हमारे पास एक ऐसा विपक्ष है जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। कल आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आपने ट्वीट देखा होगा, सही ढंग से भारतीय टीम को बधाई तक नहीं दे सके, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में जो स्टेटमेंट देते हैं कि ट्रंप ने ये युद्ध रुकवाया या ये जो भारतीय सेना की कार्रवाई रुकवाई, उसके समर्थन में यहाँ के जो हमारे तथाकथित विपक्ष के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो उसके समर्थन में लिख रहे हैं। तो इस तरह का हताश विपक्ष है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जातीय विद्वेष कैसा पैदा हो, कैसे एक दूसरे से लोग लड़ें और उसका राजनीतिक फायदा उठाएं, इसका जब लगातार प्रयास जहां चल रहा हो, वैसे में हमारी तरफ से यह प्रयास जरूर होना चाहिए कि हम किसी भी दो समाज के बीच में किसी भी परिस्थिति में यदि तनाव पैदा हुआ हो तो उसको कैसे कम कर सकें, और है। उस रास्ते पर आज की यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपके या आपने अपनी पार्टी के बारे में बात करते करते आरजू खान की पार्टी है राजद पे, तो आपने एक आरोप लगा ही दिया, इस पर हम जाएंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि विद्वेष की बात वो पैदा कर रहे हैं, वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनकी तरफ से खुल के ऐसा तो कोई प्रयास, ठीक है आप लार्ज पर्सपेक्टिव में बोल रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं आपका जो भी वो है, लेकिन आपकी सीट पे तो साफ साफ दिखा ना कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से खुद उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे, गठबंधन के लोग थे जिन्होंने हमारे खिलाफ काम किया, और किस तरीके से पवन सिंह को भाजपाई आप कैसे कह सकते हैं, वो तो चुनाव लड़ लिए ना आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ लिए हैं। तो अभी तो आप ये कह सकते हैं कि भले ही मुलाकात हुआ लेकिन हमारे पार्टी या हमारे अलायंस के तो फिलहाल नहीं है अभी। अंकित जी, मुझे लगता है कि मुझे वो घटना याद दिलानी चाहिए कि खेसारी लाल यादव के विषय में तो मालूम है कि उनका किस पार्टी के साथ समर्थन रहा है। पवन सिंह के प्रचार में वो क्या कर रहे थे। तो देखिए, किसी चीजों को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। वहां जो कुछ भी चल रहा था काराकाट में, उसमें जो कुछ भी परिस्थितियां पैदा हो रही थी, उसमें मजा भी कुछ लोग ले रहे थे। तो ऐसे लोगों की जो गतिविधियां शाहबाद क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए भी एक बहुत बढ़िया प्रयास है। और मैं इसलिए इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इस तरह का निर्णय ले पाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल निर्णय था। और मैं ये जानता हूं कि बिहार की राजनीति में केवल और केवल उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे हैं जिनका हृदय इतना विशाल है कि वो इस तरह का निर्णय ले सके। जी ठीक है, बिल्कुल हृदय विशाल है, और अपने जो प्रतिद्वंदी है जिनकी वजह से चुनाव वो हारे, साथ में है। राहुल आनंद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हृदय विशाल है उपेंद्र कुशवाहा का, इस वजह से उन्होंने मुलाकात की या दोनों मिले, या ये कहें कि अमित शाह जी गए थे अभी बिहार में, और जिस तरीके से आरके सिंह बोल रहे हैं और जिस तरीके से राजपूत वोट बैंक के जाने का डर दिखा और आपने सीधे सीधे 2 सीट 3 सीट गंवा दी, इन सब चीज़ों के डर का असर है कि दोबारा मनाया गया कि पवन जी अब आप इधर ही रहिए, इधर उधर मत जाइए। अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी की यह दोस्ती सामाजिक समरसता और बिहार के विकास की राजनीति का एक नया संदेश देता है। आज समाज में सभी वर्ग, सभी समुदाय मिलकर प्रधानमंत्री जी के विकास की यात्रा, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका प्रयास के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। यह दोस्ती साफ संकेत देती है कि बिहार की जनता अब जाति और तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर विकास की राजनीति के साथ खड़ी है। अंकित जी, यहाँ एक सबसे बड़ी विषय अगर बात करें तो ये हो सकता है, अगर 4 पॉइंट में अगर बात करें तो सामाजिक समीकरण, यानी कि विभिन्न समाज और वर्ग अब बीजेपी की नीतियों के साथ आ रहे हैं, जिससे विपक्ष को खलबली और हलचल मचा हुआ है। दूसरी बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो पंच लाइन रहा है, हमेशा मोदी जी इस बात को कहते भी रहे हैं कि समरस समाज और विकास। तीसरी बात करें जो विपक्ष को लेकर जो अक्सर एक कयास लगाई जाती है कि विपक्ष जातिवाद और जाति और परिवारवाद की राजनीति करता है, लेकिन जनता अब विकास और राष्ट्रीयता के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। यह दोस्ती जनता को जोड़ने और समाज को मजबूत बनाने का एक मजबूत स्तंभ खड़ा करने वाला है। अंकित जी, यहाँ मैं आपको एक बात और बताते चलूं। नहीं, ये ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में, क्योंकि दूसरे मेहमानों के पास भी जाएंगे, आप अपनी पार्टी की विचारधारा और तमाम चीज़ों पे बात तो कर लेंगे, वो तो लंबा विषय हो जाएगा। मेरा सीधे ये बात है, मेरा सवाल जो है वो स्पष्ट है
कि आपने जो पिछले चुनाव में जिस तरीके से आपके ऊपर दाग लगा, आरोप लगा, इशारों इशारों में कहीं ना कहीं ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही दिया कि बीजेपी ने मजाक बना दिया इस चुनाव का। किस तरीके से आसनसोल में आपने टिकट काटा। आप जब अब इतना बड़ा आपका चेहरा है, आपके नेता हैं, तो आप कहीं और सेटल कर सकते थे, टिकट दे सकते थे। एक ही सीट दिया, वो भी ऐसे जगह पे जहां पे एकदम से था कि पवन सिंह तैयारी कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने चुनाव लड़े वो, और उपेंद्र कुशवाहा की वो भी सीट ले गए। अब उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपने उनको राज्यसभा भेजा। तो क्या आप लोग मानते हैं कि पिछली बार गलती हुई थी, उसी टाइम पे ये चीजें हो जानी चाहिए थी? सही अंकित जी, हमने कभी भी किसी का भी साथ अगर निभाने की अगर गठजोड़ किया है तो उसको हमने भरपूर निभाया और अंतिम चरण तक निभाया है। और राजनीति की अगर बात करें लोकतंत्र की, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ लड़ सकता है और वो लोकतंत्र का वो स्वतंत्र हिस्सा है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और भारतीय जनता पार्टी आज भी वो कर रही है। और एक मंच पे दोनों को लेकर आने का तात्पर्य यही है कि अगर मन में किसी का कोई खटास रहा हो तो उस खटास को दूर करने का जो एक पॉजिटिव प्रयास जो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बहुत मुखर होकर किया है, जिसकी एक आज परिदृश्य देखने को दिल्ली के अंदर मिल रहा है कि सभी लोग जो जिधर के प्रभारी हैं वो साथ में पवन सिंह को लेकर खुद विनोद तावड़े जी और उपेंद्र कुशवाहा जी वहां मौजूद हैं, ऋतुराज सिन्हा जी मौजूद हैं। तो इसका मतलब साफ और स्पष्ट संदेश है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम जब गठबंधन की बात करते हैं तो उसको निभाएंगे। जो कॉन्फिडेंस जो हंसी देखने को मिल रही है उसका तात्पर्य बस यही है कि हम जंगल राज की विचारधारा को रोकना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जंगल राज वाले लोगों से है। हमें बिहार के विकास और बिहार को समृद्धि के स्थान पर ले जाना है, यही हमारी प्रतिज्ञा है और आखिर प्रतीक्षा है। चलिए ठीक है, आरजू जी के पास चलेंगे, उसके बाद फिर विनय जी के पास चलेंगे। आरजू जी, आपने सुन लिया, दोनों को सुन लिया, आपको भी इसीलिए यहाँ पे जोड़ा गया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये सारे लोग मिलकर 2020 में आपको टक्कर नहीं दे पाए थे। जाहिर सी बात है कि एनडीए की स्थिति बहुत खराब थी इस पूरे रीजन में। फिर 2024 का भी चुनाव आया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए 2 सीटों पर, उन सीटों पर आपकी हार हुई। उसके बाद अब नई चीज दिख रही है कि पवन सिंह जो नाराज थे अब वो साथ हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं। विजुअल आप देख रहे हैं, कितना ही अच्छा विजुअल है ये। तो इन सब चीजों को देखने के बाद, और जब वो कह रहे हैं कि उनके चुनाव जब उनकी हार हो रही थी तो आप मजे ले रहे थे, खेसारी लाल यादव को भेजा था आपने, क्या लग रहा है आपको कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? और कैसे इन सब चीजों से आप पार हो पाएंगे? क्या पुराने रिकॉर्ड को कैसे रिपीट करेंगे आप? सबसे पहले तो मुझे हंसी भी आती है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या एनडीए समर्थित जो सरकार के प्रवक्ता लोग हैं, उनके बातों के उनके मतलब सोच पे मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है और तरस भी आती है। तरस इसलिए कि आप ही कहते हैं विधानसभा के से पहले लोकसभा के इलेक्शन में कि पवन सिंह हमारा हिस्सा नहीं है, उसके बाद फिर आप विधानसभा भी लड़ाने की बात करते हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, उसको आजादी है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप करते क्या है? और अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि हम जिसके साथ गठबंधन धर्म निभाते हैं उसको पूरा करते हैं। इस देश में इतिहास बना हुआ है, जिसके साथ आपने गठबंधन किया उसके साथ आपने गठबंधन नहीं निभाया। मैं शुरुआत करता हूं पंजाब से। वो पंजाब में अकाली दल, आपने क्या उसके साथ गठबंधन धर्म निभाया? मैं शुरुआत करता हूं हरियाणा जेजेपी से, जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उनके पिताजी जेल की सलाखों के पीछे थे, दुष्यंत चौटाला की मैं बात करता हूं। और दुष्यंत चौटाला को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे इलेक्शन के बाद इनकी जगह जेल में होगी, इनको हम जेल में चक्की पिसवाएंगे। इलेक्शन हरियाणा का खत्म होता है, 11 सीट दुष्यंत चौटाला जेजेपी लेके आती है, रातों रात गठबंधन होता है, उनको उनके पिताजी को जेल से बाहर निकाला जाता है और उनको उस प्रदेश का हरियाणा का डिप्टी सीएम बनाया जाता है। और आज गठबंधन धर्म जेजेपी के साथ भी नहीं है, जेजेपी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। नहीं, लेकिन बिहार में तो पालन किया ना, 45 सीटों वाले नीतीश कुमार 5 साल पूरा कर लिया। मैं वो बात अलग है कि थोड़ा सा बीच में आप लोग के साथ चले गए थे, फिर से आ गए। सर मैं आपकी एक एक जवाब दूंगा और साथ में साथी प्रवक्ताओं का भी जवाब दूंगा। मैं बिहार पे भी आऊंगा, मैं स्किप करके बाहर नहीं निकलूंगा। फिर मैं अभी आपको मतलब थोड़ा सा ना सिनेरियो दिखा रहा हूं, इनके झूठ का, अडम्बाद का, इनके गठबंधन धर्म के गद्दारी का। वो महाराष्ट्र में चले आइए, वो शिवसेना जिसके साथ चीनी पानी का मेल था, शिवसेना का क्या किया? सिंबल छीनी, पार्टी छीना, एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया, एकनाथ शिंदे को भी खत्म कर दिया। अब मैं फिर बिहार प्रदेश में आ जाता हूं। एक ही परिवार में झगड़ा लगाया, एक आदरणीय चिराग पासवान की उनका सिंबल छीना, उनका घर छीना,
वो रो रहे थे, उसके बाद फिर उनको अपने पास लेके आए और उसी दो धारी तलवार से फिर उनके आदरणीय जो बाप की तरह जो चचा जी है पशुपति पारस जी, कभी वो उनका हिस्सा हुआ करते थे, उनको बेघर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन धर्म का मैंने आपके सामने फार्मूला पेश कर दिया। अब देखिए, ये कहते हैं कि आपके भी साथ कभी कभी आते हैं, आपने भी कहा, हम कहते हैं कि जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमको तोड़ना चाहती है, हमारे पार्टी को कोलैप्स करना चाहती है, और आप वीडियोस फुटेज भी निकाल के दिखा सकते हैं, खुद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, तो हम क्या करते, हम उनको अपने साथ में नहीं लेते, हम एकदम लेते। और अभी भी देखिए ना, ताजा ताजा सिनेरियो है महज 5 दिनों का। आज आप जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं, उन्होंने तो कई बयान दिए हैं 2-3 महीनों के अंदर, लेकिन मैं 5-7 दिन पहले का मैं एक बयान बताता हूं उनका। उन्होंने कहा कि अगर 15 से 18 सीटें नहीं मिलेगी तो हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। चिराग पासवान, उनके सांसद अरुण भारती जी लगातार क्या कह रहे हैं, 243 सीटों पे भी लड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करूंगा, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं कि मैं भी शाहबाद से हूं, वो भी शाहबाद से, बिहारी हैं हम सब लोग। उन्होंने कहा निशांत जी को आना चाहिए, एक बार नहीं 2-2 बार कहा, निशांत जी नहीं आएंगे तो इसको परिणाम बहुत खराब होंगे, खतरनाक होंगे। उन्होंने किसके ऊपर इशारा किया था, मुझे क्या वो बताने की जरूरत है क्या? नहीं, आप सबको पता है, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी को कहा था, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो निशांत इसका जी का संदेश नाम जो है, इसका संदेश जो बाकी लोग निकाल भी रहे हैं, और जो ये बात भी है कि उपेंद्र कुशवाहा तो सीट शेयरिंग पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को और शुभचिंतक माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अभी फिलहाल कुछ समय से तो कुछ ज्यादा ही शुभचिंतक हो गए हैं और उनको जदयू पार्टी की चिंता है। अब ये सवाल आप लोग कर सकते हैं कि हो सकता है कि उनको नीतीश कुमार पे शक हो, नीतीश कुमार अच्छी स्थिति में नहीं है। जब नीतीश कुमार के से ज्यादा उनकी नजदीकियां हैं, वो जदयू के लिए ही सोच रहे हैं, तभी तो उन्होंने निशांत जी के लिए ने कहा। मैं कहा उससे अलग आपको बता रहा हूं, कुछ अलग चीजें मैं लॉजिक उसमें बता रहा हूं। दूसरी बात, जो आरएलएम के मेरे वरिष्ठ से जो जो प्रवक्ता साथी है, बड़ी इज्जत है उनकी भी। अगर आप तुष्टीकरण की बात की, इस देश के प्रधानमंत्री से बड़ा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? परिवारवाद की बात करते हैं, वो तो मुर्जरा करवाने की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है, आज तक पहल पुलवामा हो गया, लेकिन उनको पहचानने की ये कोशिश नहीं कर पाए। पहलगांव हो गया, उनके स्केच भी जारी हुए, वो भी फर्जी निकले, उनको भी पहचानने की कोशिश नहीं किए। और जिस चीज को ट्रंप जी कहते हैं ना, बार बार, एक बार नहीं 7 बार कहा, उसके भी ऊपर संसद में खड़ा होकर जवाब नहीं देते हैं। और नहीं तो 100 करोड़ जो पाकिस्तान, जो भुखमरी के कगार पे जो है, जो कटोरा लेके घूम रहा है, उसको एशिया कप करवा के 100 करोड़ का फायदा दिला दिया। चलिए, और आप कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं तो आपसे आह्वान करूंगा इन दोनों प्रवक्ता साथियों से कि जो 100-150 रुपए जो भारतीय बीसीसीआई ने कमाया है, वो शहीदों के घर वालों को आप दान में दे दीजिए, क्योंकि वो हमारे देश के वीर जवान हैं। नहीं, वो तो कप्तान ने बोल दिया ना, वो तो कैप्टन ने बोल दिया कि हम आर्मी को दे रहे हैं। सिर्फ कैप्टन का नहीं, मैं कह रहा हूं जितनी कमाई हुई है वो सारी कमाई आप दे दीजिए सेनाओं को। आप ही व्यापार करवाते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति हम करते हैं। तीसरा, मैं सवाल का जवाब दूंगा, मैं भागूंगा नहीं। इन्होंने कहा, मेरे साथी प्रवक्ता ने, कि परिवारवाद। अब बताइए ना, बिहार प्रदेश में इतना बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का है। अशोक चौधरी हैं, सांभवी चौधरी है, उनके पिताजी हैं, उनका मतलब आरएसएस का कोटा वाला दामाद है, जीतन राम मांझी जी हैं, सुमन मांझी जी हैं, उनकी बहू है जीतन राम मांझी जी की, और परिवारवाद का टैग हम पे, परिवारवाद का टैग हम पे। अरे खुद सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी, उनकी माता जी, खुद सम्राट चौधरी, और परिवारवाद का टैग हम पे। थोड़ा सा अपने गिरेबान में देखिए, फिर परिवार का आप टैग लगाइए, तब मैं कहूंगा इस देश में जनता मालिक है, बिहार में जनता मालिक है, जनार्दन है, और उसने ये बताया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पिछलग्गू पार्टी बन के रहेगी, बैसाखी का सहारा रहेगी जनता दल यूनाइटेड का। ये सच्चाई है और यही जनता का जनादेश है, जिसका सम्मान आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। विनय कुमार जी, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पिछलग्गू बिहार में है। ये बात तो सही है कि वो लगातार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब बात उस खास रीजन की, उस खास क्षेत्र की हो रही है,
तो वहाँ पे ये कंडीशन देखा जा रहा है कि 2020 का जिस तरीके से चुनाव हुआ, बात ये चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, पवन सिंह की वजह से हुई, ये सब लोग कह रहा है। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें यही सेम कंडीशन है कि वहाँ पे एनडीए की स्थिति काफ़ी खराब है। क्या लगता है राजनीतिक समीकरण आपको क्या समझ में आता है कि क्या जिस तरीके से बक्सर में देखें तो आनंद मिश्रा जो निर्दलीय चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ जाके, उसके बाद फिर उन्होंने वोट भी हासिल किया और वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव हार गए। आरा में चुनाव आरके सिंह हारे, यहाँ पे काराकाट चुनाव हारे। इन सब चीज़ों को क्या फिर से बैलेंस कर लिया गया है या इन सब चीज़ों का असर कितना पड़ सकता है? सर माइक म्यूट है। सबसे बड़ी बात जो है कि बिहार का जो चुनाव है, अगर 2020 के चुनाव को आप देखेंगे तो जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन की स्थिति सबसे कमजोर रही, यानी भोजपुर, जहानाबाद, ये मगध का इलाका, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उसको एक तरह से रिपेयर करने का काम गठबंधन के लोग कर रहे हैं। जो कुछ कमियां रह गई थी, खास करके पवन सिंह जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया, उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और उसका असर न केवल आरा की सीट पर पड़ा, जहानाबाद की सीट पर पड़ा, बक्सर की सीट पर पड़ा। तो इन चीजों को अब ठीक करने का काम एनडीए के लोग कर रहे हैं और उसका एक कड़ी है कि पवन सिंह को फिर से पार्टी में सक्रिय किया जा रहा है। बिल्कुल। आज जिस तरह से तावड़े जी का बयान आया कि भाजपा में है, भाजपा के लिए काम करेंगे, हालांकि भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया, तो ये तो पता नहीं चला कब उनको निष्कासित किया, उनको चिट्ठी दिया गया कि नहीं दिया गया और कब फिर उनकी वापसी हुई। लेकिन तावड़े जी का मानना है कि वो भाजपा में है और भाजपा के लिए काम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। जब नेता जो बिहार के चुनाव को देख रहे हैं वो मान रहे हैं कि वो भाजपा में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो भाजपा में नहीं थे, निर्दलीय लड़ रहे थे और निर्दलीय जितना नुकसान हो सकता था उन्होंने किया। खास करके आरके सिंह जैसे लोग चुनाव हार गए। ईमानदार छवि के माने जाते हैं, बहुत अच्छे प्रशासक माने जाते हैं आरके सिंह, उनकी अपनी एक साख रही। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत ही सुलझे हुए नेता बिहार में माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और जब 2001-2 के आसपास जो विपक्ष का नेता वो बने थे बिहार विधानसभा में, तो उसके बाद जो उनका परफॉर्मेंस रहा और मूल्यों की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं कि मूल्यों की राजनीति करते जी। बड़े साफ सुथरे व्यक्ति हैं। हाँ, एक उनमें कमी हमको जरूर लगता है कि वो स्थिर नहीं रहते के कारण जितनी ऊंचाई तक उनको जाना चाहिए उतनी ऊंचाई तक वो जा नहीं पा रहे हैं। अगर स्थिरता, हम लोगों के तो मित्र हैं उपेंद्र कुशवाहा, चर्चा जब होती तो कहते भी हम उनसे, तो अगर आप में स्थिरता होती तो और ऊंचाई पर जाती, क्योंकि आपकी छवि स्वच्छ है, आप पढ़े लिखे हैं, चीजों को समझते हैं। और नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है, नीतीश कुमार की यूएसपी रही है ईमानदारी, नीतीश कुमार की यूएसपी रही है परिवार जी। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार की पहली पसंद उपेंद्र कुशवाहा एक समय हुआ करते थे। मुझे अब भी याद है जब उस समय उमा शंकर बाबू थे समता पार्टी विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता उमा शंकर सिंह थे, तो उमा शंकर सिंह को हटा के उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था। और नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद थी उपेंद्र कुशवाहा से कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू की लीगेसी को या नीतीश कुमार की लीगेसी को आगे ले जाएंगे। लेकिन कालखंड में कई बार वो नीतीश कुमार से जुड़े अलग हुए, ये उनका चलता रहा और उसी कारण जितनी ऊंचाई पर आज उपेंद्र कुशवाहा को होनी चाहिए उस ऊंचाई पर है नहीं। लेकिन अब जो भारतीय जनता दल या बीजेपी या और जो इनके सहयोगी दल है इन चीजों को समझ रहे हैं कि अगर हम शाहाबाद के इलाके को, जो खास करके 22 विधानसभा सीट पड़ता है इन क्षेत्रों में,
और ये भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में 22 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों को हम कैसे मजबूत करें? ठीक। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में हाँ। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों को उत्तर बिहार में सफलता मिली थी, और दक्षिण बिहार का जो ये इलाका है, इस इलाके में उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो अब एंटी इनकम्बेंसी उनको उत्तर बिहार में झेलना पड़ेगा, वहां इनकी सीटें घटेंगी अगले चुनाव में, और इन इलाकों से अगर वो भरपाई करेंगे तभी इनकी सरकार बनी। और जो आरजू जी कह रहे थे कि ये इस इलाके के उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के हैं उपेंद्र कुशवाहा मूल रूप से वैशाली जिले के हैं और वो उत्तर बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ, यहाँ से चुनाव जरूर लड़ते हैं। क्या आप ये चुनावी मानते हैं, राजनीति- मैं थोड़ा सा समीकरणों पे बात करूंगा कि एक मजेदार समीकरण है जिस पे बात फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे और उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कुशवाहा का वोट बैंक है, वहाँ पे बड़ी संख्या में कुशवाहा वोट बैंक है। फिर चिराग पासवान है, चिराग पासवान भी अलग चुनाव लड़े थे। क्या इन सब चीज़ों का, इन दोनों को सेटल कर लिया गया? ये दोनों फिलहाल एनडीए के साथ हैं। फिर 2024 में गड़बड़ ये हुआ कि राजपूत वोट बैंक गड़बड़ हुआ, पवन सिंह उधर चले गए। 2020 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी लड़ी थी उनमें से 2 सीटों पर जीती थी और वो दोनों राजपूत। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ हुए थे जिस वजह से बीजेपी की सीटें या एनडीए की सीटें कम आई थी? वो चीजें बैलेंस इस बार होती दिख रही हैं। विनय जी, किनसे पूछना चाह रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। नहीं, देखिए, जहां तक समीकरण का सवाल है, समीकरण तो बदला इस कारण क्योंकि ये इस इलाके में कुशवाहा वोटों की एक बड़ी तादाद है। और जब कुशवाहा मतदाताओं को ये लगा कि भाई मेरे सबसे बड़े चेहरे, कुशवाहा समाज में सबसे बड़ा चेहरा आज उपेंद्र कुशवाहा है, इनके चाहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, और एक तरह से कह सकते हैं सम्राट चौधरी को ले सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों को लगता है कि सम्राट चौधरी से भी बड़ा कद उपेंद्र कुशवाहा का है। ठीक है, आज बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन समाज में ज्यादा स्वीकृति उपेंद्र कुशवाहा की, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का छवि बड़ा साफ सुथरा रहा, और चूंकि पढ़े लिखे रहे हैं, विकास ओरिएंटेड रहते, थोड़ा सिद्धांत की भी राजनीति करते हैं। जब उनको नाराजगी हुई नीतीश कुमार से तो उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बहुत कम पॉलिटिशियन आज के दौर में है जब नाराजगी होने पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे कि भाई आपके वोट से हम जीत के गए, हम आपके साथ नहीं, हम अलग अब हो जाए। तो इस तरह का हिम्मत दिखाने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया। तो उसके कारण जो कई क्षेत्रों, औरंगाबाद के क्षेत्र पर पड़ा, आरा के क्षेत्र पर पड़ा, बक्सर के क्षेत्र पर पड़ा, तो अब इन क्षेत्रों को फिर से एक तरह से कहिए ठीक करने का काम, यहाँ वोटों के समीकरण को बेहतर करने का काम भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के माध्यम से कर रहे हैं, और इन चीजों को उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का भी एक तरह से आशीर्वाद पवन सिंह को मिला। आज जिस तरह से पवन सिंह उनसे मिले, जो फोटोग्राफ्स आ रहे, जो दिखाई रहे, तस्वीर दिखाई रहे, कि एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनको स्वीकार किया। आरजू जी के और ये जो बड़े नेता का जो होता है, जो बड़े लोग होते हैं, वो लोग ऐसे बड़े नहीं होते हैं, वो अपने कामों से बड़े होते हैं। ठीक सर, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर जिसने गोली चलाने का काम किया, उसके बच्चे को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं बड़े लोगों का क्या, कितने उदार लोग होते हैं। ठीक। लालू यादव भी कई मामलों में हम लोगों ने देखा कि कहीं कितने उदारता वो बरतते हैं। ठीक सर, कई ऐसे उदाहरण है, जो लोग बड़े होते हैं। रामविलास पासवान को हमने देखा, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे। एक बार 2004 में हम देख रहे थे, छेदी पासवान उनके खिलाफ चुनाव लड़े, और छेदी पासवान जो स्टील मिनिस्टर बने, उनके पास काम के लिए पहुंच गए। संयोग से उस समय मैं भी वहां था। मैंने कहा भाई छेदी जी का, हम लोग तो चूंकि छेदी जी भी हम लोग के मित्र थे, तो हम लोग कही भाई छेदी जी का काम तो बोले भाई चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन ये मेरे पास काम लेकर आए, तो हम तो देश के स्टील मिनिस्टर हैं, इसलिए हमको काम करना है।
ठीक। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े उदार भी होते हैं। तो मुझे बड़े लगता लोग है उदार उपेंद्र होते हैं कुशवाहा भी- और आप ऐसा बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े हैं, आरजू जी के पास चलेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा आरएलएम प्रवक्ता जो हैं नितिन भारती जी के पास। आरजू जी, मैं थोड़ा सा यही सेम सवाल उधर रिपीट आपके पास कर रहा हूं कि क्या लगता है आपको कि बड़े, मतलब कि ठीक है, अब भले ही उन्होंने मुझे हराया लेकिन अब हम इनको अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि हम सीनियर हैं, ये फैक्टर है, या आप लोगों को भी यही लगता है कि कहीं न कहीं वो क्षेत्र जो है नहीं, वो एक चीज कहना चाहेंगे कि राजनीति एक ऐसा चीज है ना कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। आप राजनीति में नहीं सिद्धांत सर, के लिए दुश्मन आप एक नहीं दूसरे होता की है लेकिन आलोचना हार करते का हैं। भी डर होता है लेकिन ना। अगर आप मेरा सवाल यही है अगर कि आप ये लोकतंत्र की खासियत या खूबसूरती है कि यहाँ अगर जो विपक्ष में भी जो बैठा है आपको उसके साथ लेकर चलना है। और बिहार विधानसभा में अगर कभी आएंगे तो आप दीवार पर लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल विपक्ष तो पार्ट होता है लोकतंत्र का, बहुत सेकंड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेकंड ऑप्शन ही पब्लिक ने विपक्ष को ही चुना है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा। लेकिन आरजू खान जी से ये सवाल है मेरा, इसमें मैं जोड़ रहा हूं कि क्या आपको भी यही लगता है या आपको भी लगता है कि हार का डर या इस तरीके से कमजोर है पार्टी उस क्षेत्र में? वाकई में 2020 में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन रहा इनका, उसके बाद 2024 का जिस तरीके से रिजल्ट आया, इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं डराया है। और आप लोगों की तारीफ में ही एक बात कह दें तो ये कहा जाता है कि आरजेडी ने जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक को 2024 के चुनाव में मैनेज किया था वो काफी शानदार था, जिसका प्रदर्शन दिखा। और एक आरोप अंदर खाने से यह भी लगा कि सम्राट चौधरी या उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं मैनेज नहीं कर पाए। आपको ये लगता है कहीं क्या कि ये वाकई में चीजें हैं, या आपको लगता है कि ये समीकरण मजबूत फिलहाल हो रहे हैं? जिस तरीके से 2020 में सब अलग अलग चुनाव लड़े थे, अभी सब साथ में आ रहे हैं। जो मेरे पास जो इनपुट है, अगर उसको मैं अपने तरीके से परिभाषित करूं तो पता ये चलता है कि जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो पूरी तरह से नाराज है सम्राट चौधरी से, क्योंकि 2024 में के से पहले से जो शुरुआत थी ना कुशवाहा वोटर के आने में, वो पूरी तरह से इंटैक्ट दिख रहा है हमारे महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और आप क्या दिखाना चाहते हैं कि एक राजपूत अच्छा था और एक राजपूत खराब था, यानी आरके सिंह आज खराब हो गए, और जिसको कल तक आपने निकाला था, जिसको आपने खुद मतलब ये भविष्यवाणी की थी कि वो हमारे अंदर नहीं है, यानी पवन सिंह को आज कहते हैं कि वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप अपने आप में प्रभाषित कर लीजिए कि आप किसको सही या किसको गलत करना चाहते हैं। मैं इस चीज को हमेशा से इस डेमोक्रेसी में मानता हूं, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जनार्दन है, और जनता ही सब कुछ करती है और रिजल्ट देती है। और उसके बाद हमको कहीं से ये नहीं लगता है, जिस तरीके से 2020 का इलेक्शन देख लिए या 2025 के अभी इलेक्शन के वक्त पे एकदम दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। बिहार प्रदेश में एक अजब सी जनता के बीच में जो है ना वो आक्रोश है, और वो आक्रोश आपने देखा, जो मिनिस्टर्स हैं, जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उन लोगों को जनता खदेड़ रही है। वो चाहे मंगल पांडे हो, चाहे श्रवण कुमार हो, चाहे बचौल जी हो, चाहे जीवेश मिश्रा हो, इन लोगों को ये 20-25 दिनों के अंदर की मैं घटना बता रहा हूं, मैं अतीत में नहीं जाने का काम करूंगा, परसेप्शन नहीं फैलाऊंगा, इनको लोग दौड़ा रहे हैं और अपनी बारे में बातें करना चाहते हैं कि जो चीजों का इंप्लीमेंट आपने किया था वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा, और ये जान बचा के भाग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, इतना आक्रोश है जनता में कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यालय है ना, पुलिस छावनी में तब्दील है। बिहार के लोग आंदोलन कर रहे हैं और जाके डायरेक्टली जवाब लेना चाहते हैं, तलब करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? पुलिस की सुरक्षा रेखा, उनको सवाल और जवाब कोई नहीं करने दे रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक सेवा, और जिस तरीके से आजाद भारत में पहली बार 2020 में रात के 11 से 12 बजे तक काउंटिंग हुए और देश के गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर पकड़कर बिहार प्रदेश में लैंड करना पड़ा शाम के 5 बजे के बाद, यह बताता है कि पूरी तरह से इस चुनाव को अपने कब्जे में किया गया, प्रशासनिक सेवा को अवैध रूप से अपने साथ मिलाया गया, इलेक्शन कमीशन को मिलाया गया, और अब ही आपको यह परेशानी है कि हम कैसे सही करें। खैर ये आप करना चाहिए,
आप किसी भी पार्टी में हैं, आपको अपने बेहतर तरीके से करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार थी, वो विजन कहां चले गए जो बिहार को आगे करता, बिहारियों को आगे करता, जो पलायन रोकता, जो अशिक्षा पे वार करता, जो चिकित्सा पे वार करता? वो चीजें कहीं दिखी? वो ठीक, चीजें भारत ठीक, सरकार के तो डेटा में नहीं नजर आती है। ठीक। अगर आपने कुछ किया होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना नूरा कुश्ती करना पड़ता। नहीं ठीक है, समीकरणों पे तो सब ध्यान देते हैं, और जाहिर सी बात है। आरजू जी, समीकरण पे और मैं एक समीकरण में और आपको बता दूं, अगर 2005 से पहले अगर आप चाहते हैं, आप समीकरण की बात कर रहे थे ना, उससे पहले कांग्रेस के वक्त में और आरजेडी के वक्त में, इस प्रदेश में अगर किसी पार्टी में राजपूत नेताओं का अगर दबदबा रहा है और ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, तो हम कह के नहीं करते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल में बनाए गए हैं। और आप उठा लीजिए डेटा, आपको पता चल जाएगा। तो हम कह के नहीं करते हैं राजनीति। नहीं ठीक है, डेटा हम उठा सबके लेंगे। प्रति हैं, बिल्कुल, हम सबके प्रति हैं, समर्पित है। ठीक है, ये खेल वो खेले जो कहते हैं हमको कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और आज उनको तुष्टीकरण करने पे मजबूर हो गए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप सबके हैं और राजपूत नेता भी आपके साथ हुआ करते थे, लेकिन इसी सीट पे जो दो सीटें बता रहा हूं सर, मैं जो रिकॉर्ड 2 बता सीटें रहा हूं। बीजेपी ने आप जीता है उठा के इसी देख लीजिए। क्षेत्र में, तो आप तो देख रहे हैं ना कि राजपूत है, राघवेंद्र प्रताप सिंह है चाहे, और चाहे तो दूसरे अमरेंद्र प्रताप सिंह है, इसी क्षेत्र के हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं में से किसी सीट पे पवन सिंह को लड़ाया जा सकता है। तो नितिन जी के पास थोड़ा सा चलते हैं। आप एक छोटा सा चीज, वो सुधाकर सिंह, अभी बातें हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा जी की, बड़ा सम्मान है, हमसे वरिष्ठ बहुत सम्मान है, और नो डाउट बड़ी नीट एंड क्लीन नेता है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। आपने सुधाकर सिंह को देखा? वो राजपूत लॉबी से आते हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। उस आदमी ने हिम्मत की, कृषि मंत्री होते हुए अपने पैर से उस ठुकरा दिया, मार दिया। किस लिए? सिर्फ अपने विजन के लिए। किसके लिए? ईमानदारी के लिए। और वो आदमी विधानसभा का इलेक्शन छोड़ता है, और छोड़ने के बाद इसी बक्सर से लड़ाई लड़ते हैं, जिसको बहुत टफ माना जाता है बनारस के बाद वो सीटें, और जबरदस्त मार्जिन से जीतते हैं, और वो अभी सांसद हैं। अभय कुशवाहा कौन है? लेकिन वहां भी तो मैनेज हो गया ना आरजू जी, उधर 40,000 प्लस वोट आनंद मिश्रा को आया था, सबको पता है। वो चीजें मैनेज हुई। उसके साथ ही जब आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे टिकट काटा गया, पुराने जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, समीकरणों की तो बात हो रही है। किंतु परंतु में तो अगर जाइएगा तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हम भी कह सकते थे अगर कुछ और होता तो ऐसे हो जाता। ये आप आनंद मिश्रा को हमने कहा था क्या कि आप टिकट मत दीजिए? लेकिन अभी तो है हमने मना किया था, और कहता हूं कि इस लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सबको दे दीजिए, फिर से पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जहां तक रही राजपूत समुदाय की बात, 2005 से एक बार डेटा इनको बता दीजिए। सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री और पंडित जी जो ब्राह्मण समाज से जो लोग आते हैं, वो हमारे पार्टी के नीचे बैनर तले रहे हैं, दबदबा रहा है उनका, और ये ट्रैक रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। नितिन जी ये बोल रहे हैं कि राजपूत वोटर, ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा इन्होंने टिकट दिया था, पहली चीज, या इनके यहाँ दबदबा थी। मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा आरके सिंह को भी ला दे रहा हूँ ना, क्योंकि आरके सिंह भी यही आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ करंट में फिलहाल आपके जो अलायंस है उसमें प्रेजेंटेशन के नाम पे मंचों पे राजपूत दिखते नहीं है। आरके सिंह ने खुला खुला ये तक बोल दिया कि जो हमको ज्यादा सीट देगा इस बार उसी के साथ हम जाएंगे। हमारी पार्टी में फिलहाल हमारा प्रतिनिधित्व नहीं दिखता, हमारे समाज के लोग नहीं दिखते हैं। क्या कहेंगे अंकित जी देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा जो कि कुछ मेरे नेता के विषय में भी बात रखी गई है। आरजू जी ने भी कुछ बात कही, कुछ विनय जी ने बात कही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आरजेडी की जो स्थिति है शगुफेबाजी की, वोट चोरी करते रह गए, पीछे खड़े थे राहुल जी के, अब ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पिछलग्गू बनी हुई है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस बार आरजेडी 100 सीट देगी। मुझे लगता है आरजू जी को घोषणा करनी चाहिए इस बात की कि उनको 100 सीट तो जरूर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 125 साल से पुरानी पार्टी है, उनको तो पूरा सम्मान देंगे आरजू जी। देखिए, बात जो घुमाने की बात होती है, तो जिसकी स्थिति ये पहुंच गई है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द में शब्द मिलाकर बात कर रहा हो, तो उसकी हताशा तो साफ झलक रही है। चलिए वो छोड़िए, उस पर तो एक शब्द नहीं बोल पाए, वो छोड़िए, छोड़ देते हैं और बिहार के मुद्दे पर ही रहते हैं। म्यूट कर लीजिए आरजू जी, आपकी हंसी आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो उसके बाद क्या है, अभी इन्होंने एक और बात कही, परिवारवाद पर इतना इन्होंने रिएक्शन दिया।
मैंने चिराग परिवारवाद क्या पासवान है? जी के परिवार को परिवारवाद नहीं गिनाया, छोड़ दिया था भूल अरे के। अब फिर ठीक। बीच में नहीं बोले थे ना अर्जुन जी, देखिए कम से नहीं, कम नहीं, आरजेडी वाला छोटा चरित्र सा, मत छोटा दिखाइए। सा। तो म्यूट कर लीजिए ना, चलिए बर्दाश्त नहीं होगा चिराग तो चिराग जी से आपकी हम दोस्ती बोलेंगे। है, मान लिए। नहीं, ये कैसे देखिए- मानिएगा कि मेरी दोस्ती है? अभी देखिए, लेकिन अब मैंने नितिन चिराग जी को ही बोलने बहुत देते हैं ना, प्यार आरजू किया जी था। सबसे ज्यादा आप बोले हैं। ठीक है, नितिन जी बोलिए। देखिए अब देखिए परिवारवाद का असली मतलब क्या है? परिवारवाद का मतलब होता है एक सजा याफ्ता अपराधी जेल में बंद आदमी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखना, क्योंकि वो एक परिवार का है। ये परिवारवाद होता है। असली परिवारवाद की परिभाषा ये है। परिवारवाद की परिभाषा ये है कि हमारे कैबिनेट में किसी भी समाज का मंत्री तो हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री मेरे ही परिवार का होगा। ये परिवारवाद है। इसको समझने की जरूरत है। इसलिए गोल गोल घुमाने से जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आरजेडी अगर ये चाहती है कि गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ा और सबको घंघेट कर तेजस्वी के नीचे लाके फिर से खड़ा कर दें और 90 से पहले वाली 90s वाली स्थिति पैदा कर दें, तो इस सगुफेबाजी से काम नहीं चलने वाला। लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या दिमाग में है। लोग भूले नहीं हैं आपके शासन को, इसलिए उस पुराने जमाने में तो जाने की कभी भी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, बीच में भी ये कहा गया हमारे नेता के विषय में स्थिरता को लेकर। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं और मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं इस पर ज्यादा सोचता नहीं। ठीक है, बुरा लगा बिहार की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं, अंकित जी, बिहार की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो कभी ना कभी दूसरे दल या गठबंधन के साथ ना रही हो। इसलिए मेरे नेता के विषय में जब आइसोलेट करके ये बोला जाता है तो ये परसेप्शन मीडिया में क्रिएट करने की बात है, जिसका मैं सिरे से खारिज करता हूं। लगे बात ये भी बता दीजिए ना, लगे हाथ की 2020 में आप लोग क्यों अलग चुनाव लड़े थे? मैं बिल्कुल क्या मैं नाराजगी अपनी थी? बात इसी में जोड़ दीजिए थोड़ा सा। हाँ। अंकित जी मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने कहा कि मैं एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा, मैं नोट करता हूं इसलिए कि कुछ छूटे नहीं। विनय जी ने बहुत सटीक बात कही। लोग दल और गठबंधन बदलते ही हैं पद पाने के लिए, लेकिन मेरे नेता ने जब भी ऐसा किया है तो किसी किसी बड़े पद को त्याग करके ऐसा किया है। सुधाकर बाबू का तो भी रेफरेंस आरजू जी दे रहे थे, लेकिन उन्हीं के पिताजी को जब इनके बड़के युवराज बेइज्जत कर रहे थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय सबकी बोलती बंद थी। सबकी बोलती बंद थी उस समय। वो न राजपूत थे, न वो बड़े नेता थे, न लालू जी के पुराने सहयोगी थे। बेइज्जत किया तेज प्रताप ने। आज तेज प्रताप बुरे हो गए, क्यों? अब इसके पीछे भी एक अलग थ्योरी लोग कहते हैं कि वो मामला चल रहा है उधर दो यादव समाज की दो बच्चियों की जिस तरह से दुर्गति इस परिवार में हुई है, ये तो मैं समाज के ऊपर छोड़ता हूं। समाज तय करे कि किस परिवार में किसका कितना सम्मान हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की क्या दुर्गति है, ये रोहिणी आचार्य बेहतर बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने ये भी बात कही कि राजद की जो पूरी राजनीति है इसके विषय में आपने कहा कि उनकी स्थिति मजबूत हो रही है, इससे घबरा कर हम लोगों ने कुछ किया। ऐसा नहीं है। हमने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में अंकित जी ये बात कही थी कि राजद की पूरी राजनीति ही लड़ाई झगड़े वाली राजनीति है। उसने ये चाहा कि कुशवाहा राजपूत समाज में विद्वेष पैदा किया जाए। औरंगाबाद से जो उन्होंने कहानी शुरू की उसको आगे बढ़ाया। ये दुर्भाग्य है कि एनडीए के अंदर कुछ गलतफहमियों की वजह से परिस्थितियां वहां ऐसा पैदा हुई जिसका चेहरा पवन सिंह को बनाया गया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि उन तमाम प्रपंच करने वाले लोगों को पवन सिंह ने ही जवाब दे दिया है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दिल दिखाते हुए समाज को एक रखने का प्रयास किया है और राजद के प्रपंच को आज धूल दूषित कर दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर ये इससे समाज में परिवर्तन आए, किसी भी दो समाज के बीच जो बिलगाव और तो आप लोग आरके सिंह को भी लगे हाथ खुश कर लीजिए, अब इतना नाराज हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। आज आप देखिएगा आरके सिंह की बात आपने कही है। उनका जो मुद्दा है निश्चित रूप से एनडीए ही इस मुद्दे को लेकर सीरियस होगी। बेइज्जत करके राजपूत समाज के जगदा बाबू को भगा देने वाले प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वाले कभी राजपूत समाज का भला नहीं कर सकते। इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाहिए। इस पार्टी में दूसरा कोई चेहरा नहीं हो सकता है। हिम्मत कि किसी दूसरे को दे दें। अभी कुशवाहा की बात करते हैं, किसी कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री को घोषित कर दें, बहुत बड़ा ये है। किसी राजपूत समाज के मुख्यमंत्री को घोषित कर दें, कर सकेंगे। तो ये चाहते क्या है कि सबको बड़गलाकर एक पार्टी जो एक परिवार की पार्टी है उसी परिवार का मुख्यमंत्री अब आपकी प्रतिक्रिया इनसे ले लेते हैं, फिर चलते हैं, समय भी समाप्त होने वाला है। आरजू जी शॉर्ट में प्रतिक्रिया दीजिए कि आप तो मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष या कुछ भी बड़ा पद, आप 2005 के पहले कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो तब छोटे थे, बच्चे भी थे। अभी का बात करिए ना, क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्या प्रतिनिधित्व है? और आप एक चीज मैं ऐड भी कर दे रहा हूँ आरजू जी, क्योंकि अब जब आप जवाब थोड़ा लंबा देते हैं लेकिन अभी शॉर्ट में देना है, जोड़ भी दे रहा हूँ। अख्तरुल इमान हमारे ही मंच पे
बैठ के बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जो पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण की बात करती है, एमवाई समीकरण की बात करती है, लालू यादव के सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी यादवों को मिली, जिनकी संख्या 16% 15% है, जो 20% के करीब मुस्लिम है। मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और उनको लगता है कि वो भी यही सेम आरोप लगा रहे हैं कि समाज विशेष पे ज्यादा पकड़ है और बाकी लोगों को मौका कम मिलता है। और आप लोग कह रहे हैं सबको मौका अंकित जी, इनको तो यादव समाज का पप्पू यादव बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी बात ठीक है सर। ठीक जी, बताइए। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी करती है और दूसरा जो ये आपने जिनका नाम लिया अख्तरुल ईमान साहब, AIMIM। वो भी एक तरीके से वही कर रहे हैं वही मतलब समाज को बांटने का, छांटने का, यही सब काम चल रहा है। और जो दूसरा जो सवाल जो आरएलएम के प्रवक्ता साहब ने कहा, बहुत सीनियर है हमसे, उन्होंने कहा कि जगदानंद जी को प्रदेश अध्यक्ष से भगा दिया गया। उनको 2 बार रिपीट किया गया, 5 बार विधायक रहे, मिनिस्टर्स रहे, सांसद रहे और कह जितना रहे हैं सम्मान दूसरी उनको बार राष्ट्रीय- इज्जत ज्यादा नहीं मिली इसलिए छोड़े हैं। सुनिए ना, देखिए, हमारे अपोजिशन पार्टीज के हैं, सत्ता पक्ष के हैं, हमको कहां से भला वो बेहतर कहेंगे। 82 साल की उम्र तक जगदानंद सिंह जी 42 बार 82 इयर्स की उम्र तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे और उन्होंने खुद कहा कि मेरी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दिया जाए। जब दूसरे बार बनाया जा रहा था, तेज प्रताप, सुन लीजिए ना आ सर, रहे सुन हैं, लीजिए ना, आ रहे हैं। आप मोदी जी से पूछिए ना कि अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया। आप उनसे आप बस जवाब नहीं लेते, स्पष्टीकरण नहीं लेते हैं। आप चाहते अब हो गए हैं कि सब व्यक्तिगत, जवाब हम ही देखिए, से ले लें। अभी मैं क्या- गलत क्या कहाँ बात कह कर रहा रहे हूँ? हैं? अरे मैं गलत कह रहा हूँ क्या क्या? व्यक्तिगत हो गए? आप उस पर भी क्या स्पष्टीकरण दे व्यक्तिगत हो दीजिए गया? ना। आप पॉलिटिकल उस पे भी तेज स्पष्टीकरण प्रताप दे और देते। जगदानंद की लड़ाई पॉलिटिकल। अब किसकी पत्नी, अब आप हमारी पत्नी के बारे में, हम आपकी पत्नी के बारे में बात करें तो क्या मतलब है? इन्होंने तो दो बेटियों का नाम लेके आए ना, वो भी तो किसी की अरे वो पत्नी है। सार्वजनिक वो पॉलिटिक्स में है ना, जीवन है, नरेंद्र मोदी की अरे अरे पत्नी तो क्या पॉलिटिक्स में नरेंद्र नहीं है। मोदी जी पॉलिटिक्स में नहीं है? नरेंद्र मोदी की अरे पत्नी तो पॉलिटिक्स में नहीं भाई, है। क्या बात कर और रहे हैं? इन्होंने यादव नहीं समाज की नहीं बेटी की चिंता न करें हम लोग। आप आप ही का सुनिए ना ठीका है साहब, क्या यादव समाज का? नहीं अन्य आपका गजब ठीका करते दीजिए है, जी, इनको जवाब दे आपका दीजिए। ठीका है साहब, आपका ठीका है। इनको जवाब और दीजिए। ये कह रहे थे, भ्रष्टाचार पे बात कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेंगे। अरे आपने देश के ताड़ीपार को गृह मंत्री बना दिया और जवाबदेही हमसे लेना चाहते हैं और कह रहे थे कि मिलेंगे, बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर यही बनेंगे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 11 बार पलट के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बनेंगे तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। लेकिन जवाब कौन दे? राष्ट्रीय जनता दल दे। अजब सी बात है भाई, अजब सी विडंबना है। ताड़ीपार देश का गृह मंत्री, 11 बार पलटी मारने वाला, लगातार अपने कुर्सी के लिए पलटी मार के मुख्यमंत्री, अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो जब इलेक्शन कमीशन में डेटा देना होता है तब पता चलता है और सारी जवाबदेही हमसे। अरे आप सत्ता पक्ष है साहब, आपकी जवाबदेही बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए है। मैंने सवाल किया था कि आप एक भी बताइए सवाल का रोजगार जवाब पे, नहीं, पलायन अंकित जी पे। बताइए। मैं सब सवाल का जवाब दे दीजिए, आप मेरे पूछ सवाल लिए, का जवाब दे एक भी दीजिए सवाल ना का सर। जवाब नहीं दिया। नहीं अरे देखिए, आप- मुस्लिम को आप- आपको आप- मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, समय सरकार पूरा हो रहा है। लालू आप अपनी प्रसाद गप्पे यादव में के सबसे- परिवार के बाहर सबसे किसी जो यादव बड़ी को बात है, मुख्यमंत्री बनाएंगे। आरजू राष्ट्रीय किसी जनता कुशवाहा दल को का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जवाब बनाएंगे। देने से क्या नहीं है? भागता है। और देखिए, मुझे आप मना कर रहे थे कि आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं साहब। आप तो इतने नहीं, बड़े नहीं, ठीक है। उसी तरह से समझते हैं, मेरे इसलिए जवाब से समझा रहा है। परेशान आप हो दोनों गए। को मैं रोक रहा असहज हो हूं, गए। आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। विनय जी के पास चलेंगे कि ये बात सच है कि कुछ चीजों पे जवाब अभी नहीं आया है। विनय जी, ये सवाल यही है कि क्या संदेश जिस तरीके से नितिन भारती कह रहे हैं, आरजू खान जो कह रहे हैं, संतुष्टि कैसे मिलेगी? क्या ये माना जाए कि करंट में, मैं एक आखिरी, क्योंकि आखिरी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाह रहा हूं, ठीक है, कौन कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप बोल लीजिए तब मैं जहाँ सवाल तक है- करूंगा। नहीं, जहां तक है नरेंद्र मोदी का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी ने तो शादी के बाद ही कह दिया था अपनी पत्नी से कि मैं पूरा जीवन देश के लिए लगाऊंगा, और उनकी पत्नी ने उसकी इजाजत दे दी। और वो उनकी चैप्टर पत्नी तो एक त्याग की माने मूर्ति है। उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है कि सर, इन उन्होंने चीजों अपने पे बात पति को देश के बहुत, लिए लंबे देश समय के से लिए हो रही लगाने है। का काम किया। देश के विकास में आज मोदी जी दिन रात लगे चलिए, रहते ठीक, वो एक ठीक, दूसरा ठीक, पक्ष है। ठीक। लेकिन जो हम लोग राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, हाँ। इम्पैक्ट निश्चित रूप से ये है कि पवन सिंह के आने से, आनंद मिश्रा के आने से, ये जो इलाका है, शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, इस इलाके में एनडीए को ताकत मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये जो अमित शाह की रणनीति है, चुनाव के पहले जो रणनीति बनाते हैं, क्योंकि देखिए अमित शाह 24/7 वाले पॉलिटिशियन है।
लगे हम वो सर, ये चुप भी गड़बड़ बता दीजिए कि फिर कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से टारगेट प्रशांत किशोर कर रहे हैं लगातार, क्या सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी को नुकसान भी होगा? अगर इधर ताकत मिलेगा उधर नुकसान भी हो रहा है। देखिए, हम लोग जितना राजनीति को नजदीक से देखे हैं 37-38 साल के पत्रकारिता कैरियर में, अभी तो देखिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा। हम झारखंड के चुनाव को भी नजदीक से देखें, यहाँ जितने मुख्यमंत्री हुए बाबूलाल छोड़ के सभी के परिवार के लोग चुनाव लड़े थे विधानसभा। कोई मुद्दा नहीं रह रहा है। वो होता है कि वोट का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो जो वोट का कॉम्बिनेशन, आरजेडी का भी वोट का कॉम्बिनेशन मजबूत है, इधर एनडीए भी अपना दुरुस्त करने में। तो बिहार का चुनाव जो मेरे जैसे लोगों को लगता है इस बार बहुत जोरदार चुनाव हो, और उसमें जो पीके तीसरा कौन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बना पाएंगे, इसलिए वो अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर, वो अटैक कर रहे हैं जदयू पर। क्योंकि अगर ये वोट पीके के तरफ नहीं जाएगा तो पीके की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। अगर जहां जो कैंडिडेट लगेगा कि भाई किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या अनुमान लगता है आपका, किसको ज्यादा नुकसान? नहीं, देखिए अभी हम नहीं कह सकते कि किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि एक तो समीकरण पहले तय हो जाए, गठबंधन तय हो जाए, कहां से कौन सीट पर कौन लड़ रहा है, कहां किस तरह का समीकरण बन रहा है, तो थोड़ा सा अर्ली होगा अभी कहना। लेकिन पीके खतरा है दोनों के लिए, किसी एक गठबंधन के लिए नहीं। कहीं पर वो खतरा बनेंगे महागठबंधन के लिए, कहीं पर वो खतरा बनेंगे। लेकिन अगर उनके उम्मीदवार के जीतने की कब संभावना होगी तो उनका वोट बहुत तेजी से खिसक सकता है किसी एक गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो हो सकता है महागठबंधन के पक्ष में जाए या वो एनडीए के पक्ष में जाए। इसकी संभावना इस तरह के चुनाव में हम लोग कई चुनाव देखे, बड़े बड़े नेताओं को देखे धाराशायी होते हुए, क्योंकि उनका वोट जब रहता है वो अंतिम समय में जो फ्लोटिंग वोट जिसको कहते हैं, उसको लगता है जो जीत रहा उसी के साथ जाना चाहिए। हम क्यों चिन्हित हों, हम क्यों अपने को लोगों को बताएं कि हम आपका विरोध किए थे। तो ये करीब करीब 10-12% वोट होता है, जिसको आप स्विंग कहते हैं या कहते हैं हम चला उसी के पक्ष में। तो ये चीज ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कुछ दिन के बाद उस पर और चर्चा करेंगे कि पीके कितना क्या नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल। अंतिम प्रतिक्रिया मैं आरजू का ले लूंगा, थोड़ा सा प्रशांत किशोर पे ही, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो बात हो गई है। प्रशांत किशोर को अब आप लोग फैक्टर मानना शुरू कर दिए हैं, या अभी भी आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ तो न तो आप लोग बैठते हैं, उनकी पार्टी किसी प्रवक्ता के साथ आप लोग बैठते भी नहीं है डिबेट में भी, और आप लोग ये भी कई बार कह चुके हैं कि फैक्टर नहीं है। अब लगता है आप लोगों को, क्योंकि प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष में ही हूं अब फिलहाल। आवाज म्यूट है सर आपका। वो कुछ भी घोषित कर सकते हैं, आवाज आ रही है? हाँ, वो अपने से कुछ भी घोषित कर सकते हैं, इसको कहां की कोई एतराज है। और जहां तक रही बात कि हम उनको फैक्टर मानते हैं या नहीं, हम 14 करोड़ बिहार की जनता को फैक्टर मानते हैं, और हम उन्हीं के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। 2020 का चुनाव देख लीजिए और 2025 का चुनाव देख लीजिए, हम बिहार के आम आवाम और अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, अंडरवेट बच्चा, ये सब के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, एनसीआरबी का डेटा, जो कि सब भारत सरकार का और बिहार सरकार से सम्मिलित है, हम उन चीजों पे लड़ेंगे। हम बिहार के 14 करोड़ जनता को फैक्टर मानते हैं, हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। और फैक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार की जनता भी जानती है। वो कैसे जानती है? जब देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने फोन किया था नीतीश कुमार जी को, और उन्हीं लोगों की सत्ता थी, तो उन्होंने कहा कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर को, और वो थे उनके कहने पे। और अगर मैं झूठा हूं तो आप कोई एविडेंस निकाल के दिखा दीजिए, मैं स्पेशली आपसे एंकर महोदय कह रहा हूं। और वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने अमित शाह के कहने पर। नहीं, ये तो समय के साथ आरजू जी, ये तो चेंज होता रहता है ना। आज हम आपके साथ हैं, कल आपसे झगड़ा हो गई, हम अलग लड़ गए। अरे कुछ अब नहीं, जिस तरीके से आप सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और क्या नाम अशोक चौधरी, सारे ही बड़े नेताओं पे तो टारगेट कर लिया। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव पे भी टारगेट करते हैं, जो किसी को तो नहीं छोड़ा ना। जो टैग बिहार की जनता ने लगाया है कि वो एक पॉलिटिकल फ्रॉड है, उस टैग को हटाने के लिए वो करेंगे क्या? उनको करना पड़ेगा।
उनकी मजबूरी है। और मैं जानना चाहता हूं इस देश में वो कौन महान हस्ती है जो 2 घंटे का 11 करोड़ रुपए उनको फंडिंग करती है। थोड़ा सा उसको सार्वजनिक कर दे आपके माध्यम से, किस देश में कौन सा ऐसा वो महानुभाव है जो 2 घंटे का 11 करोड़ रुपए देता है। मुझे यकीन है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई निकलेगा, अन्यथा देश का कोई ऐसा आदमी नहीं निकलेगा विदाउट पॉलिटिकल आदमी जो उनको 2 घंटे मशवरा देने का, उनको समझाने का 11 करोड़ रुपए देता है। उसको वो साझा करेंगे क्या? होने वाला कुछ नहीं है। रिजल्ट आपको नील बटा सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि एक ही सिक्का है, उसके 2 पहलू है, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है जनसुराज प्रशांत किशोर। ठीक है नितिन भारती जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले रहे हैं, समय समाप्त है। चूंकि आप, मुझे पता है कि इन सब चीजों का जवाब देना चाहते हैं, आवाज आपकी म्यूट है सर, तो मैं आप आवाज आ रही है? हाँ बताइए बताइए, सवाल नहीं। देखिए मुझे केवल एक बात कहनी है, किसी की योग्यता अयोग्यता के विषय में सवाल कोई भी करे, कम से कम आरजेडी को तो ये मौलिक नैतिक अधिकार ही नहीं है जिसका नेता यह नहीं जानता है कि 2 ईपीआईसी कार्ड नहीं रखना चाहिए और अपना ही दूसरा कार्ड निकाल रहा है और पब्लिक में आप उनकी बातों को सही कर रहे हैं। आपको कायदे से चाहिए था कि जो सिचुएशन करंट में है, आपको भी प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल के निकल जाना चाहिए था, क्योंकि इतना परेशान कर दिया आपकी गठबंधन को। अब आप मैं दूसरी लाइन, अंकित जी, मैं दूसरी लाइन कह रहा हूं। यह भारत के इतिहास में अनोखा प्रयोग है कि जिसको वो गाली दे रहे हैं, जिसको तेजस्वी को नम्मी फेल कह रहे हैं, नम्मी फेल बार बार कह रहे हैं, उसको एक समय मुख्यमंत्री बनाने का भी क्रेडिट वही ले रहे थे। तो यह दूसरा खेल है। एनडीए के वोट को काटकर तेजस्वी के वोट को बढ़ाने का जो इनका प्रयास है, ये कभी सफल होने नहीं जाएगा और एनडीए एकजुट रहेगा। और ये 2020 की जो सगुफेबाजी होती है कि तेजस्वी आगे बढ़ गए, एनडीए के सारे वोट्स को जोड़ लीजिए 2020 में, ये फिर से 2010 के आसपास पहुंच जाएंगे, जब इनकी संख्या 24-25 तक सिमट जाएगी। कुछ नहीं करना है, एनडीए के मिले वोट को एक साथ जोड़ दीजिए 2020 में, बात और कुछ नहीं करना है। इसलिए, और इनका परिणाम, इनका 4 जगह पे इनकी हार हुई, इसकी पता नहीं चल रहा है कि लोगों का क्या मन मिजाज है। 4 जगह तो हारे हैं उपचुनाव। अभी अंकित जी आप कह रहे थे बीच में उपचुनाव की भी चर्चा आपने की थी, 4 जगह उपचुनाव हुआ था। चारों जगह पता चल गया कि आरजेडी की क्या स्थिति है और जनसुराज की क्या। सुधाकर सिंह के भाई भी चुनाव हारे थे। एनडीए के पास में चारों की चारों सीटें एनडीए के पास आ गई। तो जनता का तो मिजाज स्पष्ट है। इनकी सगुफेबाजी। आरजेडी जी खत्म करें। जी धन्यवाद। बताइए, बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एकदम प्रमाणित कर देता हूं कि हमारे नेता को बार बार वो 9वीं फेल कहते हैं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री 4थी फेल है या 5वीं फेल, उसके ऊपर बोलने में सत्ता पक्ष को उनके मुंह में दही जम जाती है। मैं यही पूछता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो सम्राट चौधरी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना डिप्टी सीएम बनाया है, उसकी भी डिग्री पता चल गई, उजागर हो गया। तो ये हम पे सवाल करते हैं। नहीं तो ये आप लोग फिर सही से नहीं पूछ पाए ना, आप लोग पूछ लेते, आप लोग तो विपक्ष में थे, राहुल गांधी जी पूछते, ढंग से नहीं पूछ पाए ना। अब तो प्रशांत किशोर ज्यादा कुछ ढंग से पूछ रहे हैं और वो सम्राट चौधरी से भी पूछ रहे हैं कि आप साथ रिजल्ट नील बटा सन्नाटा होगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप देख लीजिएगा, होने जाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ शोर शराबा होगा। और ये जो टैग लगाया ना उनके जो चेहरे के ऊपर, उस टैग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो उनको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा और इस रिजल्ट से नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। तो अर्जुन जी, विनय जी और नितिन जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये सब कुछ चल रहा है कि गठबंधन जोड़ तोड़ चल रहा है। एनडीए और खासतौर से अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह जब बिहार आए तो बिहार में आने के बाद अमित शाह ने कई चीज़ों को ध्यान से देखा, बारीकी से। जो चीज़ें लंबे समय से पेंडिंग थी, खासतौर से पवन सिंह का इधर आना जुड़ना, या उससे पहले एक घटना हुई कि आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस हैं, वो बक्सर से लड़े, 40,000 प्लस वोट पाए, उनको किस तरीके से सम्राट चौधरी और बड़े नेता प्रदेश के उन लोगों ने बाकायदे स्टेज पर वो लोग लाए। और भी दूसरे कुछ नेता हैं जो टूटे हैं, बिखरे हैं, उन सबको एक साथ लाया जा रहा है। सवाल यह है कि सीट शेयरिंग के वक्त कैसे सबको मैनेज किया जाएगा। और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या इन तमाम मैनेजमेंट के फलस्वरूप प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को दबाया जा सकेगा और जनता की अदालत में क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार आएगी? ये सवाल लगातार है और इन सब सवालों पर आपका क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।